हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था कि मैं एक पेशेंट की जो कि ट्रू स्टोरी है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, जो बहुत से लोगों को जो छोटी बड़ी एलिमेंट से गुजर रहे हैं उन्हें एक रास्ता देगी, एक मोटिवेशन देगी और उन्हें ये एक वे बताएगी माइंडसेट को किस तरह से चेंज करना है। ये एक रास्ता बताएगी कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे हीलिंग इंटेलिजेंस को, जो हमारे इनर इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करती हैं कि हम किसी भी चीज़ को हील कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जहाँ पे आपको मेडिकल हेल्प की या जिस किसी भी सिम्टोमेटिक हेल्प की ज़रूरत पड़े वहाँ पर लेना चाहिए और इंसान लेता है तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारी हीलिंग इंटेलिजेंस है उसे किस तरह से जगाया जा सकता है। मैं तो उनका पॉडकास्ट लेने वाली थी, लेकिन वो इतनी सेल्फ एस्टीम वाली हैं कि उन्हें ये मंजूर नहीं कि कोई उनकी बीमारी का जिक्र करे और उन्होंने पहले ही ये बातें डिक्लेयर कर दी थी कि इवन ख़ानदान में भी किसी को ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए। तो ये मेरी एक फ्रेंड की, जो कि खुद एक कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, उनकी बड़ी बहन है और मैं इन्हें काफ़ी दिनों से यानी लगभग 20 साल से ज़रूर जानती हूँ। जब हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे हम लोग पीएमटी की तैयारी करते थे और उनका पीएमटी में नहीं हुआ, फिर उन्होंने आर्ट्स ले लिया, वो राइटर बन गई एंड बहुत सारी स्टोरीज़ उनकी बुक्स में छपती थी, जिसमें एक तो मुझे याद है बहुत पहले मैंने पढ़ा भी था, इम्तिहान आरजू, और वो राइटर भी थी। इस तरह से वो शेर शायरी भी करती हैं। फिर वो उनकी शादी हो गई, उनके 3 बच्चे हुए। ये सारी मैं पास्ट हिस्ट्री इसलिए बता रही हूँ, ये आपको ये समझाने में हेल्प करेगी कि किसी न किसी तरह की जब एलिमेंट सामने आती है उसमें पास्ट के ट्रॉमा का भी कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है। जैसा कि आप लुई हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ में पढ़ेंगे एंड द ज़ीरो लिमिट्स में भी इसका जिक्र है कि कहीं ना कहीं पास्ट की जो टॉक्सिसिटी रहती है, पास्ट की जो माइंडसेट रहता है, जो ट्रॉमा रहता है, वो सामने आता है। तो उनके 3 बच्चे हुए, जिसमें से एक बेटी उनकी डेंगू से डेथ कर गई दिल्ली में। कब की बात है मुझे याद नहीं, काफ़ी आई थिंक 8-10 साल हो गए होंगे जब भी। और उसके बाद वो लोग इस गम को भुलाने के लिए यानी इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए वो वाइफ हस्बैंड यूके शिफ्ट हो गए और काफ़ी अच्छे से वहाँ सेटल रहते थे। वो कभी साल में एक बार या फिर कभी भी जब छुट्टी मिले वो तब इंडिया आती थी। और कुछ दिनों से बस उन्हें ये बात पता चला कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा नहीं रहने लगा। उन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, फिर कुछ न कुछ रिपोर्ट्स में आई, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी। अल्टीमेटली ये बात उन्हें यूके में ही पता चली कि इस तरह की कुछ बातें हैं और इस तरह की इनिशियल स्टेज की बातें उन्हें यूके में ही थोड़ा सा हिंट मिल गया था। लेकिन फिर वो इंडिया आ गई और इंडिया में यहाँ तक मुझे पता है, जो कि मेरी फ्रेंड है, उन्होंने भी मुझसे डिस्कस किया था कि क्या टीएमएच में एडमिट कराया जाए एक्सेट्रा जो भी। फिर फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि बेंगलोर में उनका ट्रीटमेंट चलेगा और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। डॉक्टर्स बार बार ये कहते थे कि हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वो खुद कंसल्टेंट डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर से डिस्कस करते थे कि किस स्टेज में है, उनका कीमो चल रहा था, फिर अभी क्या प्रोग्रेस है। तो डॉक्टर्स बार बार यही कहते थे कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ट्रीटमेंट चल रही है लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वो पेशेंट इतनी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी कि वो कहती थी कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बहुत जल्द ठीक होकर यूके जाने वाली हूँ, मैं तो ठीक हो रही हूँ। और उनका ये लेवल था, क्योंकि जब कीमो चलता है तो काफ़ी वो एक पेनफुल प्रोसेस होता है और वो थोड़ा डिलेड प्रोसेस होता है। तो वो इवन की सलाइन या इंजेक्शन जो कुछ भी बॉडी में रहता था ट्रीटमेंट के दौरान भी, जब वो उन्हें काफ़ी पेन भी होता था, तो वो क्या करती थी कि मेडिकेशन के साथ भी वो दुपट्टा लपेट के बैग ले करके पर्स में वो बाहर शॉपिंग करने तक के लिए जाती थी। अब किस तरह से जाती थी ये मैंने देखा नहीं, जैसा मेरी फ्रेंड डिस्क्राइब करती थी वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म बताता है कि इस स्टेज का पेशेंट को भी इस लेवल का ऑप्टिमिज्म होता है। और मेरी फ्रेंड बार बार मुझसे डिस्कस करती थी एंड इवन अपनी कम्युनिटी में हम लोग बार बार डिस्कस करते थे और वो मेरी फ्रेंड कहती थी कि ये दोनों वाइफ हस्बैंड ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रहे हैं, उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि ये इतनी गंभीर अवस्था में है। लेकिन वो लोग सारी चीज़ें समझने के बावजूद, क्योंकि वो ट्रीटमेंट लगातार ले रहे थे और ट्रीटमेंट के बारे में उनके हस्बैंड का कहना था कि अगर मुझे ठीक करने के लिए
कहीं बाहर भी जाना पड़े, यानी फॉरेन, अमेरिका, इंग्लैंड भी ले जाना पड़े, मैं अपनी वाइफ को ले जाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी ये बेंगलोर में रही, ट्रीटमेंट चला, एंड काफ़ी दिनों से, कब से एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, आई थिंक बिफोर 4, 5 और 6 मंथ्स हुआ होगा, तब से मुझे इस बात की खबर थी। आपस में हम लोग चर्चा करते थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से वो बातें नहीं करती थी। तो मैंने पूछा कि उनका क्या हाल है, तो वो बताएं कि वो तो अब ठीक होकर यूके जा रही हैं, यानी कि हस्बैंड को आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ठीक होकर रिकुपरेशन स्टेज में है अभी, यानी कि मेंटेनेंस डोज पर है, और वो अपने 2 बच्चों के साथ यूके वापस जा रही हैं। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा हाईएस्ट ऑप्टिमिज्म काम करता है कि बॉडी का जो हीलिंग इंटेलिजेंस को जब आप एक्टिवेट कर देते हैं, वो किसी भी चीज़ को कोप अप करने के लिए आपको तैयार कर देता है। ऑफ कोर्स आपको आउटसाइड से जो चीज़ें हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूर लेनी चाहिए, एक्सट्रीम लेवल पे जहाँ पर लेने की ज़रूरत है वहाँ पर, जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद, आपको जिसे करने की ज़रूरत है वो ज़रूर करना चाहिए। बट अल्टीमेटली जो अपना इनर हीलिंग इंटेलिजेंस है, इनर इंटेलिजेंस है, वो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो बार बार इस बात को कहती थी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं ठीक होकर यूके जा रही हूँ, मैं बहुत जल्द ठीक होकर यूके जाने वाली हूँ। और वो इस बात को समझ चुकी थी कि मे बी ये जो डिजीज़ है वो काफ़ी सीवियर भी हो सकता है, तो मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर भी रही थी। एंड इवन ड्यूरिंग मेडिकेशन भी, जो कि काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है, उस दौरान भी वो अपने आप को मोटिवेटेड रखती थी। जब काफ़ी पेनफुल होता है वो कीमो का प्रोसेस, उस वक्त भी वो अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड रखती थी। और अपनी सिस्टर जो कि खुद डॉक्टर हैं, उनको 1-2 बार उन्होंने बुलाया भी, वो सिर्फ इसलिए कि तुम आ जाओ तो मेरे साथ कोई अच्छे से बात करे, अच्छी अच्छी बातें करे, तो मुझे अच्छा फील होगा। इसके लिए वो गई भी, और जो कुछ भी इमोशनल सपोर्ट उनको देना था वो सारा कुछ उन्होंने दिया। इवन कि जब उनकी माँ वहाँ गई तो उन्होंने अपनी माँ को पता भी नहीं चलने दिया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी माँ को कुछ दिन पहले स्ट्रोक आया था, तो उनको ऐसा लगा ये बातें, एक सदमे वाली बात माँ को नहीं बताना। तो माँ को पता भी नहीं चला, वो उनके साथ रही, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता चला कि उनकी बेटी किस अवस्था से गुजर रही है। अल्टीमेटली वाइफ हस्बैंड का जो एक बॉन्डिंग लव जो था वो तो सामने आया ही, क्योंकि उनके हस्बैंड कहते थे मैं इसे ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। और वो खुद क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पी ऑप्टिमिस्टिक रहने वाली थी, अल्टीमेटली उन्होंने एक बड़ी चीज़ को डिफीट देकर नाउ अब वो बहुत जल्द यूके वापस जा रही हैं। ये एकदम ट्रू स्टोरी है, मेरी जानी हुई, जिनके बारे में जब पहली बार ये बातें पता चली तो हम लोग दोनों फ्रेंड्स काफ़ी सकते में आ गए कि इसके सर्वाइवल केसेस बहुत कम होते हैं। तो एक झटका, एक सदमा काफ़ी लगा। फिर बार बार हम लोग पूछते थे कि क्या हाल है उनका, क्या हाल है, कैसी है। फिर धीरे धीरे वो एक मतलब एक मोनोटोनस हो गया कि चलो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये हो रहा है, लोग देखने के लिए आ रहे थे। अल्टीमेटली पता चला कि अब वो फाइनली ठीक हो गई और अब वो यूके वापस जा रही हैं। सो ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि अगर आप किसी भी छोटे बड़े किसी भी एलिमेंट से गुजर रहे हैं, अपने आप को जब एक्सट्रीम मोटिवेटेड रखते हैं, हाईली हैप्पी एंड पॉजिटिव स्टेट में, ग्रैटिट्यूड के स्टेट में रहते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को कोप अप कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें तब काम करेंगी जब आप बिल्कुल ज़ीरो स्टेट में रहेंगे, जो कि द ज़ीरो लिमिट में कहता है कि स्टेट ऑफ ज़ीरो, यानी कि जहाँ पे कुछ नहीं है और जहाँ पे एवरीथिंग की पॉसिबिलिटी है, वहाँ तक आपको पहुँचना होगा और उसके बाद सारी चीज़ें संभव हो जाती हैं। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे बहुत से लोगों के लिए ये मोटिवेशन का सबब बनेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये एक हिम्मत समाज में ज़रूर मिले जो लोग किसी न किसी छोटी बड़ी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं। होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर watching।